नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये हम 18 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले के भी हमने 5 सेट्स का साइंस का सॉल्यूशन किया हुआ है और ऐसे ही मैथ का सॉल्यूशन किया हुआ है और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन किया हुआ है। आप उनको भी जा करके देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ के कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए। अब देखिए, हीटिंग एलिमेंट बनाना है ना, यानी कि अधिक से अधिक ऊष्मा निकले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। एक तो जो है उसका गलनांक कुछ होना चाहिए। अगर निम्न होगा तो वो गल जाएगा, तो ज्यादा हीट आपको मिलेगी नहीं, है ना। तो उच्च गलनांक उसका होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। कैसे, फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को यहाँ देखिए, हाइट जो है रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती होगा, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हीट भी उसी तरह से बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस उच्च होगा तो हीट भी उच्च हो जाएगी। ऑप्शन 2 ये दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रतिरोध कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 का केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, है ना। आर जो है डायरेक्टली एल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के हो जाएगा। और जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, और जितना कम एरिया का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। आपने हीटर अगर देखा, उसमें ऐसे कोईल करके इस तरह से घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, है ना, एक बड़ी सी चेन बनाई। तो क्यों, उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और वो बहुत पतली तार का होता है तो इसका एरिया छोटा होता है, तो उससे भी जो है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जो है वो ज्यादा हीट को प्रोड्यूस कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, ये तो बात सही है। ये डीएनए का एक खंड है, हाँ बिल्कुल, ये डीएनए का ही एक पार्ट है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, बिल्कुल, है ना। जनन कोशिका में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में डीएनए और डीएनए में हो जाएगा हमारा जीन। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। समय के साथ जो है इनमें परिवर्तन होता है, जिसे अनुवांशिक विविधता कहते हैं। वांशिक विविधता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का प्रयोग किया जाता है। वो किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या कहता है ये नियम, जब अंगूठा उंगली, है ना, अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है हमें बल की दिशा को बताता है। जब हम तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा उंगली को हम धारा की दिशा में रखते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की, तो हमें जो है बल की दिशा का पता चलता है। वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, है ना। जब तर्जनी उंगली, ये तर्जनी हो जाएगी और ये मध्यमा और ये अंगूठा, है ना। जब तर्जनी उंगली को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और जो मध्यमा उंगली को धारा की दिशा में, तो अंगूठा जो है बल की दिशा को बताएगा। तीनों को ही इस तरह से अरेंज करें, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। कौन से नियम से पता चलता है, ऑप्शन 2 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हैगा, उसमें भी जो है तर्जनी उंगली, मध्यमा और अंगूठे को इस तरह से अरेंज करते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है गति की दिशा को बताता है अंगूठा, ये चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा को, और ये प्रेरित धारा की दिशा, है ना। इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत मोटर में, और इसके नियम का प्रयोग किया जाता है जनरेटर में। ये दाएं हाथ का नियम हो गया फ्लेमिंग के
ठीक है। और ये क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है ना, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम ही है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हाँ दाएं हाथ को है ना, उसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये जो है अंगूठा अंगूठा धारा की दिशा में हो जाता है, तो ये जो उंगलियों को मोड़ते हैं वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, है ना। एक स्केच बना देते हैं अंगूठे का, जैसे ये हो गया अंगूठा और उंगलियों को इस तरह से मोड़ा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो आपने उंगलियों को इस तरह से मोड़ा कि ये जो है धारा की दिशा को बताएगा और ये जो कर्व बनेगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है ना। उत्सर्जन अंग मतलब क्या हो गया, जो कुछ ना कुछ उत्सर्जित कर रहे हो, जैसे फेफड़े जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, त्वचा जो है पसीने का उत्सर्जन करती है ना, और बड़ी आंत क्या करती है, ये मल का उत्सर्जन करती है। तो क्या हो जाएगा, नहीं करने वाला छोटी आंत हो जाएगा। ये जो है उत्सर्जन नहीं करती है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है ना, अवशोषण और पाचन का काम करती है छोटी आंत। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है कि वो एक सर्कल से ही बनता है ना, जिसमें ये इतना पोर्शन हम ले लिया गोलीय दर्पण का, तो ये कौन सा हो जाता है, ये अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक है, और इसके सेंटर से ये जो होता है इतना हिस्सा, इसको ले लिया, ये इतना हिस्सा गोलीय दर्पण का हो जाता है ना। ये होता है पोल, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है फोकस। ठीक है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, अब ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया है ना, उसकी परिधि पर मिल रहा है सेंटर से, तो क्या होता है कि वो अभिलंब होता है हमेशा। क्यों, इस पॉइंट से हम जो है खींचेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या करें, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, आपतन बिंदु क्या होती है ना, इस दर्पण पे कहीं पे भी मिलने वाला पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से जब रेखा खींचेंगे तो ये भी 90 डिग्री, क्यों यहाँ से भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। तो ये भी बात हमारी सही हो जाएगी। तीसरा क्या करें, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु तो यहाँ से जो है ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, है ना, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, तो ये अभिलंब इसके साथ नहीं बना सकता। अभिलंब को आप हमेशा याद रखिए, वो सेंटर से ही, है ना, सेंटर और परिधि पर मिलने वाले पॉइंट से ही अभिलंब हमेशा बनता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डैश के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। क्यों, क्योंकि वो अपने छोटे आकार के कारण ऐसा कर पाता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, छोटे आकार के कारण ये प्रबल सह संयोजक आबंध बनाने की अनुमति देता है ना, और कार्बन कार्बन आबंध के बीच की ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे एक स्थिर यौगिक बनाते हैं। इसको भी आप याद रखिए, है ना। और ये द्वि और त्रियाबंध भी बनाते हैं, है ना, इसकी भी ये प्रतिभा है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा कई स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है, अपने छोटे आकार के कारण वैसा कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षैतिज तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ये हो गया, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो गया, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है।
पूर्वी सिरे से देखे जाने पर अब यहाँ से देखा जा रहा है इधर से, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जब अंगूठे को जो है, अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं तो अंगूठा जो है ये इस तरह से हो गया, ये दाएं हाथ का नियम हो गया, है ना। और ये इस तरह से इसे हम मोड़ दें तो क्या हो गया, ये अंदर से छड़ जाएगी। ये अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताएगा, धारा की दिशा। और जो है उंगलियां, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी जो इस तरह से होगा, है ना, क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे ये धारा की दिशा होगी, इसको रखेंगे इस तरह से, धारा की दिशा को बताएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से हो जाएगी, है ना। अब हम यहाँ से देखेंगे जब उसे, तो वो हमें उल्टा प्रतीत होगा, है ना, यानी काउंटर क्लॉकवाइज हमें दिखाई देगा। और जब हम अगर पश्चिम से देखेंगे यही चीज को, है ना, पश्चिम से आप इमेजिन करिए, हाथ को, उंगली को मोड़िए और अंगूठे को देखेंगे तो आपको वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा, यानी दक्षिणावर्त जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और ये होता है वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज। तो बस ये डायरेक्शन में ही आपके साथ खेल गया कि आपको ये पूर्वी दिशा से देखने को कह रहा है। जब आप पूर्वी दिशा देखेंगे तो आपको ये उल्टा दिखाई देगा, है ना। ये इस तरह से जब आप देखेंगे तो इसे इस तरह से चलता हुआ दिखाई देगा, इस तरह से। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उल्टा चल रहा है तो काउंटर क्लॉकवाइज वामावर्त हो जाएगा। और जब आप पश्चिम से देखेंगे तो आपको वो डायरेक्शन इसी तरह से दिखाई देगी, इस तरह से, और ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, है ना, घड़ी की दिशा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तार के लंबवत तल में वामावर्त दिशा में हमें दिखाई देगा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैग्नीशियम रिबन वायु, है ना, ऑक्सीजन में एक चमत्कार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है, जब आप मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन से जलाते हैं ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको बैलेंस कर दें, 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये जो सफेद पदार्थ है एक्स, वो क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सफेद रंग का होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो आता है 16वें समूह में आता है, 16वें समूह में पहले पर ही आ जाएगा, है ना, ये पहले नंबर पे ये इस तरह से समूह होगी, है ना। इसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आएगा, फिर उसके बाद जो है सेलेनियम आएगा, फिर टेलियम, है ना। तो ये इस समूह में पहले स्थान पर आया। और आप देखेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये आते हैं 17वें समूह में, ये 17वां समूह हो गया, 17वां समूह, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, है ना, फिर आएगा आयोडीन, ठीक है। तो जो है ये 17वें समूह में आ रहे हैं बाकी के तीनों। और उसमें भी जो है सबसे नीचे आ रहा है आयोडीन। और हम जानते हैं समूह में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है ना, त्रिज्या बढ़ती है यानी परमाणु का आकार बढ़ता है। और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है, ठीक है। अब ये देखिए पहले समूह में यहाँ से बाएं से दाएं जाएंगे तो ये फ्लोरीन जरूर छोटा होगा, लेकिन फ्लोरीन के देखिए तो पहले समूह, दूसरा समूह, तीसरा, चौथे समूह पे पहुंच गया, है ना ये। तो यहाँ पे इसका आकार ऑक्सीजन से बहुत बड़ा होगा। तो ऑप्शन जो है क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 का हमारा आयोडीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत कथन चुनिए, है ना। तो जैव निम्नीकरण क्या होता है, जो पदार्थ समय के साथ, है ना, समय के साथ प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं
उन्हें जो है जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। ठीक है, और जो नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण कहा जाता है, गैर जैव निम्नीकरण कहा जाता है। तो देखिए मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो जा रही है ना, तो जो अपघटित हो जा रही है वापस से वो पुनः पूर्ति कर देंगे पोषक तत्वों की, तो ये बिल्कुल सही बात है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्टों की मात्रा बढ़ जाती है, नहीं है ना, क्योंकि समय के साथ अपघटित हो रहा है तो उनकी अपशिष्ट की मात्रा घटती जाएगी। ये मच्छरों के प्रचलन स्थल के रूप में कार्य करते हैं जिससे बीमारी फैलती है ना। देखिए अब ये घटित होंगे तो घटते हुए स्मेल भी आएगी और जो है बीमारियां भी फैल सकती हैं उससे, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, और दुर्गंध भी आएगी, है ना। अब गठन होगा सो उसमें तो समय के साथ ऐसा तो नहीं तो इमीडिएटली हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, तो उससे क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा। लैंडफिल की जो समस्या है कि अपशिष्ट की मात्रा बढ़ेगी, वो नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, है ना। धारा बतानी, अब धारा जो है ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में धारा यहाँ पे भी सेम होगी और यहाँ पे भी सेम ही होगी। ठीक है, बस हमें जो है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल लेना है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ये सीरीज में जुड़े हैं तो R1 और R2 हो जाता है। R1 है 3 और R2 है 4, कितना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 7 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, धारा समान ही रहेगी, वोल्टेज कितना है 5, आर को हम इसके बटे में ले आएंगे, आर कितना है 7, ये आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, तो बटे में आ गया 7, धारा कितनी हो गई 5/7, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाए, 5/7, ये क्या है ए, उसके यूनिट हो गए एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है ना। जब आप सोडियम धातु को जल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा वो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, नहीं बैलेंस नहीं हुआ तो यहाँ पे 2s2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2, अब बैलेंस हो गया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार। इसका पीएच कितना होता है, पीएच होता है इसका 14 होता है, और इसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में, कांच उद्योग में, कागज उद्योग में सॉरी, और कहाँ होता है वस्त्र उद्योग में, इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए का हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, बिल्कुल बात सही, कोई अभिक्रिया नहीं। सोडियम तो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, आपने देखा होगा अभिक्रिया रिएक्टिव सीरीज में तो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद दूसरे नंबर पे सोडियम ही आता है जो जल के साथ, और फिर उसके नीचे कैल्शियम आता है, ये तीनों ही जो है जल के साथ बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। ये बात भी गलत हो गई, केवल सोडियम ऑक्साइड मतलब नहीं, क्लोरीन गैस, क्लोरीन तो कहीं है ही नहीं, तो क्लोरीन के बनने का मतलब ही नहीं है, केवल ऑप्शन एक ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है दाएं ओर बढ़ने पर घातवी गुण घटता है, ये बिल्कुल सही है। जब लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाते हैं तो घातवी गुण घटता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है ना, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, जिस वजह से ऐसा होता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, है ना। ये बात देखिए बिल्कुल सही, जो हमने यहाँ भी बताया शॉर्ट में, उसने पूरा डिटेल में बताया। तो कथन एक जो है कथन दो की वो जो है सही व्याख्या करता है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का दोनों ही कथन सही है, और कथन 2 जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, पदार्थ दिया है, पीएच दिया है ना। अब यहाँ देखेंगे जठर रस, जठर रस क्या होता है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये एक प्रबल एसिड होता है ना।
प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? 1.2 होगा। नींबू का रस ये भी एक अम्ल है, लेकिन ये HCl से थोड़ा कम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2.2। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षार है, लेकिन एक दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है ना। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपने देखा होगा, सुना होगा, जब जो है पेट में एसिडिटी बढ़ती है तो ये एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, एंटा एसिड की तरह यूज होता है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, Na, जिसे कास्टिंग सोडा भी बोलते हैं, है ना। इसका पीएच होता है 14, ये एक प्रबल क्षार है, और तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और अभी हमने बात भी करी थी, ये जो है कागज में होता है, इंडस्ट्री में ना, कपड़ों में होता है, साबुन बनाने में होता है इसका इस्तेमाल। तो जो है एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दो का क्या हो जाएगा? तो एक का जो है तो सी हो जाएगा, दो का बी हो जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 4th नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हमें ये सी था ना, एक का तो सी मिल रहा है, ये सी था, तो CBDA ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे की भी पैदा कर सकते हैं। डैश ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है, वो है शकरकंद, है ना। शकरकंद क्या है? एक रूपांतरित जड़ है। जड़ है ना। और ये किस तरह से प्रजनन करते हैं? इस तरह के प्रजनन को बोला जाता है वानस्पतिक प्रजनन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आपके उदाहरण पढ़े होंगे। तो जड़, तने, पत्तियों से जो इस तरह के करते हैं उन्हें बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। तो उसमें जो शकरकंद जो है जड़ से करती है, तो ये जो है जड़ से पैदा करते हैं ना। और ये एक रूपांतरित जड़। अदरक एक रूपांतरित तना इसको भी आप याद रखिए, है ना। तो ये जो है तने से जो है पौधों का निर्माण होता है इनके, है ना। और कैक्टस में भी तने से ही होता है। और ये जो है पत्थर चटा में पत्तियों के किनारों से होता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? अब देखिए, पौधे जो हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल भी होना चाहिए ना। तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6, और जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब ये तो उनके काम की नहीं है, तो इसे तो वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जो हमारे काम आ जाती है। और ये होता है ग्लूकोज, जो उनका भोजन होता है। ठीक है। अब भाई ये सारा दिन तो प्रकाश रहता नहीं है, रात के समय भी चाहिए, जिस दिन प्रकाश नहीं निकला उसमें भी तो उन्हें भोजन चाहिए। तो वो उस ग्लूकोज को क्या करते हैं? वो स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। ग्लूकोज क्या होता है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है। और स्टार्च क्या होता है? एक जटिल जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पौधे जो है ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन क्या है? ये हम करते हैं ग्लूकोज को, है ना, ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, है ना। कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं? ये करते हैं मांसपेशियों में, मांसपेशियों में और लीवर में इसको स्टोर करते हैं, लीवर में।
अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, रूप में। ग्लूकोज तो पौधे निर्माण करते हैं, है ना। और सुक्रोज क्या होगा, सुक्रोज देखिए ये सिंपल होता है, ये डबल होता है कार्बोहाइड्रेट, ये होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन, है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे तीन होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है। जब दोनों मिलते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो सुक्रोज बनता है उससे। यहाँ पे पौधे जो संग्रहित कर रहे हैं वो स्टार्च के रूप में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए 0.5 हो गया यानी कि वस्तु से छोटा हो गया, एक आता तो वस्तु के बराबर होता, और एक से बड़ा बनता तो वस्तु से बड़ा होता, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता। ठीक है, तो पहले छोटा छोटा चक्कली, छोटा ये है, बड़ा ये, बड़ा ये, छोटा, तो इन दोनों में से एक होगा। अब माइनस, माइनस क्या इंडिकेट करेगा दर्पण के लिए कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, वास्तविक है, और वास्तविक है तो क्या होगा, वो उल्टा बनेगा। बस ये चेक कर लीजिए, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक भी है, उल्टा भी है, छोटा भी। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये माइनस ही क्यों आएगा, है ना, ये किस में केस में बनेगा, ये अवतल दर्पण के केस में बनेगा, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है आवर्धन के लिए दर्पण के केस में, माइनस का v अपॉन यू होता है ना। v भी हमारा नेगेटिव आता है और u भी नेगेटिव आता है। अवतल दर्पण के केस में तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा हमेशा ही माइनस में आएगा। अगर हमारा जो है उत्तल दर्पण होगा, उत्तल उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा कि उसमें जो है v हमारा पॉजिटिव हो जाता है और u हमारा नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाता है, और प्लस में हमारा आंसर आता है। और जो चीजें प्लस में आ रही है ना, प्लस से क्लियर हो गया, प्लस जहां पे होगा अब तो उत्तल दर्पण का केस हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता के लिए है ना पावर होता है, क्या होता है 100/f, ये होता है ना। अब ये एक अपसारी लेंस दिया गया, अपसारी लेंस क्या होता है, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग, है ना। डाइवर्जिंग किस में होता है, ये होता है अवतल, अवतल लेंस में। ठीक है, और अवतल लेंस में जो है फोकस दूरी, अवतल लेंस हो या दर्पण हो, फोकस दूरी उसकी हमेशा नेगेटिव में ही होती है। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो होता है हमारा उत्तल, उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, या लेंस हो, ठीक है, उसमें फोकस जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अवतल लेंस की बात हो रही है और उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। इस सेंटीमीटर में दिया होता है तब हम इसे 100 लिखते हैं, अगर यही यूनिट मीटर में देते हैं तो हम 1/f लिखते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस का 50 भाग कर देंगे, 2 बार में चला जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 2। इसकी यूनिट क्या होती है, डी, डी क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर। आंसर क्या हो जाएगा, -2 डायोप्टर। ऑप्शन 3 का करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है। देखिए क्लोर से क्या होता है, क्लोरीन होता है, आप ऐसे ही याद रखिए। एल्कली क्या होता है, क्षार होता है ना। एल्कली का मतलब क्षार होता है, क्षार क्या हो जाएगा यहाँ पे NaOH। तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया, क्लोरीन और NaOH को ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा, NaOH ये मिल गया और क्लोरीन ये मिल गया, तो कौन सी अभिक्रिया को निरूपित करेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा।
है ना, क्या करते हैं कि जब नमक के जलीय विलयन को, है ना, नमक को जो है जलीय विलयन के साथ विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन होता है और क्या बनता है, ये NaO है जिसे बोलते हैं क्षार, अल्कली, और क्लोरीन का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इंडस्ट्री में इनका बहुत ही यूज होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के भी पढ़ लेते हैं। देखिए जो लवण है ना, लवण हो गया, उसको जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो NH4Cl और NaSCO3 बनता है। NaSCO3 क्या होता है, ये बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, है ना। अब इसी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कहाँ का किया जाता है, ये किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, और कहाँ होता है, अग्निशामक यंत्रों में होता है, शामक यंत्रों में होता है। और क्या होता है, ये एक क्षार होता है, दुर्बल क्षार, यहाँ लिख दें दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार का इस्तेमाल इसका एंटासिड में भी किया जाता है। एंटासिड में दो चीजें यूज किए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं। और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। वर्तमान एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला CaOCl इस तरह से दिया हुआ है, तो कहीं ऑप्शन में ये मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, ये भी आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर हल्का पीले रंग का होता है ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये कीटाणुनाशक में करते हैं, है ना। क्लोरीन जो है कीटाणुओं को नष्ट करती है तो इसका प्रयोग उसमें कर लेते हैं। और क्या हो गया, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जो है हम H आयन किस में मिलेगा, अम्ल से मिलता है, HCl। जब उसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। अब ये तो दुर्बल क्षार होता है, ठीक, और ये प्रबल अम्ल होता है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलता है तो अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ऐसे ही जब अगर प्रबल क्षार हो जाए और दुर्बल अम्ल हो जाए तो क्या बनेगा, क्षार का सोडियम लवण बनेगा। और जब ये दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना, प्रबल अम्ल मिल जाए, प्रबल क्षार मिल जाए, तो खाली जो है सोडियम लवण बनेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव होगा। अब प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाएगी श्वसन दर तो क्या होगा, भोजन की खपत अधिक होगी, है ना, भोजन की खपत बढ़ जाएगी। अब बना आप कम रहे हो, खपत ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा, है ना। श्वसन दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, भोजन की खपत कम होगी। अब भोजन तो आप एक लिमिट में ही बना सकते हो, जब उससे ज्यादा होगा तो आप पौधे से जो स्टोर स्टार्च है उसको आप यूटिलाइज करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, पौधा जो है सूखता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक C2H6 और C3H6 में इकाई का अंतर है डैश का, तो कितने का हो रहा है, देखिए एक कार्बन बढ़ रहा है और दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो CH2 हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। किस श्रेणी से संबंधित है, अब ये सजातीय श्रेणी है या समजातीय श्रेणी है, यहाँ दिया है C2H6, है ना, और ये फॉर्मूला बन गया CnH2n प्लस का 2, है ना। इसका मतलब हो गया ये एक सजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी है, समजातीय, है ना। सिर्फ समजातीय श्रेणी का फॉर्मूला हमारा ये होता है CnH2n। तो जब इसमें हम दो हाइड्रो कार्बन को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6 हाइड्रोजन बनेगा जो इसमें हो रहा है। इसके भी देखेंगे तो C3 हाइड्रोकार्बन जो है नंबर 3 रख देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8 बनेगा हाइड्रोजन, तो इसमें हमें मिल रहा है दोनों को ही, तो समजातीय श्रेणी है। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊर्जा की इकाई देखिए होती है जूल या फिर होती है वो कैलोरी,
यहाँ देखिए कैलोरी भी है, वाट सेकंड को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होता है जूल, वाट होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। और सेकंड इसके साथ गुणा में भी है, तो क्या होगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, जूल हमें मिल जाएगा, तो ये भी सही हो गया, जूल भी होता है। किलोवाट से वाट को करेंगे तो ये जूल पर सेकंड आएगा, तो खाली जो है जूल नहीं आया, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? अब देखिए ग्रह जो है पृथ्वी के करीब होते हैं और बड़े होते हैं ना, पृथ्वी के करीब है, वह बड़े हैं, बड़े स्तर के हैं, तो जिससे जो है जो अब वायुमंडल में जो अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, घनत्व की, प्रेशर की, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, खास प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए वो टिमटिमाते हुए भी नहीं दिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकाश के विस्तारित स्रोत है ना, बड़े स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यही तारों की बात की है, तारे जो है वो छोटे होते हैं, एक बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, तो उस पर जो है हमारे वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, जितने भी भौतिक चीजें हैंगी, है ना, घनत्व हो गया, आर्द्रता हो गई, प्रेशर, टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा, उससे अपवर्तन होगा, और अपवर्तन से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। पाइसीकरण क्या होता है कि दो अघूलन चीजों को, है ना, दो अघूलनशील पदार्थों को आपस में मिला देना, ये होता है पाइसीकरण। एक एग्जांपल लें, जैसे कि हो गया जल और क्या हो गया तेल। अब देखेंगे आप, जल में तेल डालेंगे तो तेल ऊपर रह जाएगा, जल नीचे रह जाएगा, ये काफी मिलते हैं आपस में। जब इन दोनों को मिला दिया, कैसे बहुत तेजी से हिलाया जाए, तो ये तेल के कण जो है, बड़े कण जो है, वो छोटे छोटे कणों में जल के अंदर बिखर जाएंगे, है ना। तो पायसीकरण, इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है पायसीकरण, अघुलनशील पदार्थों को आपस में मिला दिया। तो वसा के पायसीकरण में सहायक कौन होता है, वो होता है पित्त लवण। जब पित्त निकलता है वो उसका इमल्सिफिकेशन कर देता है, इमल्सिफिकेशन पायसीकरण, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा साइंस का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।